वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक शानदार टॉपिक। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये वाला टॉपिक बीएड, शिक्षा शास्त्री, डीएलएड तीनों ही वर्ग के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ। अभी तक आपने पढ़ा होगा विधि, प्रविधि, लेकिन आपने जो मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ हैं वो भाषा शिक्षण के लिए अभी तक नहीं पढ़ी होगी। इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ नया, जिससे कि आप अपने भाषा शिक्षण का भाषा का स्तर सुधारें और अपने भाषा का अधिक से अधिक अधिगम करें। आज का टॉपिक है वो है हिंदी भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ। ये प्रविधियाँ हैं, इन प्रविधियों का निर्माण जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इस वजह से किया था कि अनेकों समस्याग्रस्त बच्चे होते हैं जो कि जिनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होती है, वो पढ़ने से जी कतराते हैं, वो स्कूल जाने से जी कतराते हैं, वो भाषा शिक्षण में रुचि नहीं रखते हैं। तो इन सभी के निवारण करने के लिए समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने जो मनोवैज्ञानिक प्रविधियां बनाई उनका प्रयोग किया और फिर उसको शिक्षण में प्रयोग करके भाषा शिक्षण को और भी उच्चतर बनाया। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक प्रविधियां थी, इनको अनेकों विद्वानों ने समय समय पर अलग अलग जगह पर बनाया, प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों पर भी किया, स्वयं अध्यापकों पर भी किया और फिर उस आधार पर इन मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का निर्माण करके भाषा शिक्षण के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान प्रदान किया। अब जो ये हिंदी भाषा शिक्षण की प्रविधियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ, उनका मैं आपको विस्तार से बता दूं। जो नंबर 1 पे जो प्रविधि है वो है मॉन्टेसरी पद्धति, दूसरी है किंडरगार्टन पद्धति, तीसरी है डाल्टन योजना, चौथी है विनेटिका योजना, पांचवी है डेक्राली पद्धति, 6 नंबर पर है प्रोजेक्ट पद्धति, 7 पर है बेसिक शिक्षा और 8 पर है खेल शिक्षा। अब जो ये मनोवैज्ञानिक पद्धतियां हैं, तो आइए देखते हैं इनके जन्मदाता कौन कौन हैं और इन्होंने इन मनोवैज्ञानिक पद्धतियों पर किस प्रकार से प्रयोग किए और उनको भाषा शिक्षण के लिए पूर्ण आधार या भाषा शिक्षण की एक आधारशिला के रूप में इनको निश्चित किया। नंबर 1 पर है मॉन्टेसरी पद्धति। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि इटली की मैडम मॉन्टेसरी है, वो इसकी जन्मदाता हैं। इन्होंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा। स्वतंत्र छोड़ने के बाद उन्होंने बच्चों को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हर तरीके से स्वतंत्र किया। तो मॉन्टेसरी मैडम ने देखा कि उनका ये ध्यान गया कि बच्चे को पढ़ने की बजाय सर्वप्रथम लिखना सिखाया जाए, क्योंकि यदि लिखना सिखाया जाता है तो उससे बच्चे के हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है और जब बच्चा आड़ी तिरछी लाइन करता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होकर वो जल्दी ही भाषा का ज्ञान लेने के लिए तत्पर हो जाता है, अर्थात भाषा अधिगम करने के लिए तत्पर रहता है। जो दूसरी पद्धति है वो है किंडरगार्टन पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। इनके अनुसार इनका ये मानना है कि अध्यापक कि विद्यालय एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे अर्थात किंडर हैं। इनके अनुसार बच्चे को पहले आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए और यह सब खेल के माध्यम से ही संभव है। उसके पश्चात उनसे गीत, अभिनय, रचना कार्य आदि ऐसी अनेकों क्रियाएं करवानी चाहिए जिससे कि उनके
उच्चारण के द्वारा उनमें सीखने की क्षमता बढ़े और कविता शब्द आदि को चित्रों के माध्यम से समझाकर और उनका कहानी वगैरह बनाना सिखाना चाहिए और उसके द्वारा ही उन्हें भाषा की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये फ्रॉबेल ने बताया। जो तीसरी पद्धति है वो है डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति जो है वो हेलन पार्क हर्स्ट ने अमेरिका के डाल्टन नगर में बनाई। इन्होंने सन 1913 में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया तथा बच्चों को पाठ देकर छोड़ दिया जाता था। उस पाठ को बच्चों को 7 दिन के अंदर करना रहता था। प्रत्येक दिन एक एक इकाई दी जाती थी। अब वो इकाई बच्चों की इच्छा पर निर्भर होती थी कि बच्चा वो इकाई 1 दिन में पूर्ण करता है या 7 दिन में। जब पूरे 7 दिन हो जाते थे तो उस समय उनका मूल्यांकन किया जाता था और मूल्यांकन करके ही यह देखा जाता था कि बच्चों ने कितनी इकाइयाँ पूर्ण की है और कितनी इकाइयाँ पूर्ण नहीं की है। उस मूल्यांकन के लिए बच्चों को एक प्रगति के लिए ग्राफ दिया जाता था और उस ग्राफ को अंकित कर कर ही छात्रों का निष्कर्ष निकाला जाता था। यदि छात्र के ग्राफ में कम रेखाएं आती थी तो उसको पुनः भाषा शिक्षण के लिए तत्पर किया जाता था। तो डाल्टन पद्धति भी भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट जो पद्धति है वो मैं आपको बता रही हूँ वो है विनेटिका योजना। अर्थात यह योजना अमेरिका के विनेटिका नगर में वॉशबर्न ने इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उनके द्वारा यह बताया गया कि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाता है। इस पद्धति में पहले शब्दों के उच्चारण व बाद में पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चा विशिष्ट पाठ्यक्रम से साहित्य एवं संगीत की शिक्षा ग्रहण करे और लिखित कार्य करके मुख्य रूप से भाषा का शिक्षण कार्य करे। जो 5वीं पद्धति है वो है डैक्राली पद्धति। डैक्राली पद्धति यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जो मानसिक विकृति वाले छात्र होते हैं उनके लिए ये डैक्राली महोदय ने इसका निर्माण किया। इसमें बच्चे के सामाजिक उत्थान पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया कि बच्चे को सामाजिकरण सिखाया जाए और फिर उसके पश्चात बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बालकों की रुचियों व क्रियाओं को महत्व दिया जाता था। इस पद्धति के अनुसार भाषा की शिक्षा प्रातःकाल दी जाती थी। बालक भाषा की सामग्री का चयन अध्यापक के द्वारा करता था और वह स्वयं भाषा को इस आधार पर समझता था कि वो छात्र अध्यापक का एक पूर्ण सहयोग लेता था, अध्यापक से संबंधित रहता था और फिर अध्यापक उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन अंकों के द्वारा ना करके उनके उच्चारण की क्षमता, उनके सीखने की क्षमता, उनके बोलने की क्षमता, उनके लिखने की क्षमता के आधार पर ही उसका कार्य करता था। इस पद्धति के अंतर्गत भी छात्रों को लिखने, बोलने, पढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। अब नेक्स्ट जो पद्धति है वो है प्रोजेक्ट पद्धति। इस पद्धति से तो मुझे है आशा कि आप लोग पहले से वाकिफ़ होंगे, लेकिन यह पद्धति भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के जन्मदाता जॉन ड्यूवी व किलपैट्रिक को माना जाता है। यह पद्धति समस्या मूलक पद्धति है, अर्थात इसमें छात्रों को भाषा से संबंधित एक समस्या का निर्माण करना पड़ता है और उस समस्या के निर्माण के लिए छात्र अपने से जो उच्च ज्ञान वाला है उससे पूछकर उस समस्या का हल करता है और उस समस्या को पूरा करने के लिए
उनको भाषा कार्य करना पड़ता है और उस कार्य के माध्यम से भाषा का अध्ययन पूर्ण रूप से निरंतर चलता रहता है। अब जो 7वीं शिक्षा है वो है बेसिक शिक्षा। जैसा कि बेसिक शिक्षा के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा निर्मित शिक्षा है। इस शिक्षा में महात्मा गांधी का ये मत था कि किसी भी बालक को जब भी शिक्षा प्रारंभ की जाए अर्थात भाषा का ज्ञान दिया जाए तो वह मातृभाषा के द्वारा ही ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है, क्योंकि उसको मातृभाषा को बच्चा एकदम जल्द तरीके से सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और लिखता है। इसलिए महात्मा गांधी का ये तर्क था कि मातृभाषा बालक की एक आधारभूत शिला है। यदि कोई भी ज्ञान मातृभाषा के आधार पर दिया जाए तो बच्चा उस ज्ञान को बहुत ही जल्दी सीखता है और अपने मन मस्तिष्क के अंदर उसको रखता है। जो 8वीं पद्धति है वो है खेल विधि। इस खेल विधि को लगभग सभी विद्वानों ने महत्व दिया है। आपने देखा होगा कि मॉन्टेसरी ने, डाल्टन ने, विनेटिका ने योजना में और डेक्राली महोदय ने, इसके अलावा जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने किंडरगार्टन पद्धति में, लगभग सभी पद्धति में खेल विधि को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस खेल विधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि खेल खेल में बच्चा ज़्यादा सीखता है, क्योंकि खेल द्वारा भाषा शिक्षण रुचिकर एवं स्थायी होता है। इसमें क्या होता है कि खेल की भावना को नाटक, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, लिखना पढ़ना, इन सभी को एक खेल के माध्यम से दिया जाता है और बच्चा खेलते खेलते बच्चा इनके द्वारा नए नए शब्द सीख लेता है और वर्तनी का ज्ञान करवाने के लिए इस पद्धति के अंतर्गत वर्तनी के खेल जैसे आधाक्षरी, अंताक्षरी, अक्षरों को क्रमबद्ध करना, अशुद्ध से शुद्ध रूप में करना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वचन, लिंग तथा काल बदलने के खेल आदि के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है। और खेल विधि का ये मानना था कि इस विधि के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती है वह पूर्ण रूप से सरल हो जाती है। तो छात्रों, जो आज की मैंने आपको ये मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ बताई है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, और क्योंकि इसमें बच्चों की रुचि, ज्ञान, जिज्ञासा, मनोदशा, समस्याग्रस्त, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आधार रखकर इन मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का निर्माण किया गया है और इनको शिक्षा का आधार बनाया गया है।